गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। तो आप जानते हैं हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और उसका चौथा विषय के कुछ चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम जो चैप्टर चल रहा है मुद्रा और साख, उसके जो बाकी के टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी के टॉपिक हमने पहली वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है भारत में साख के स्रोत। तो आप जानते हैं कि जो लोग हैं विभिन्न प्रकार से साख यानी ऋण प्राप्त करते हैं, विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। और ऋण प्राप्त करने के बारे में आपको बता दिया गया है, उसको उधार हम कहते हैं। तो भारत में जो ऋण है उसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। ऋण क्षेत्रों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। तो दो वर्ग यहाँ पर हैं भारत में ऋण प्राप्त करने के। जो लोग भारत में रहते हुए ऋण प्राप्त करते हैं, तो भारत में दो स्रोत यहाँ पर, दो क्षेत्र यहाँ पर नजर आते हैं। तो दो यहाँ पर क्षेत्र हैं, वर्ग हैं। पहला हमारा है औपचारिक ऋण क्षेत्र, औपचारिक ऋण क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा है हमारा अनौपचारिक ऋण क्षेत्र। अब यहाँ बात आती है इन दोनों के बारे में कि ये जो दोनों हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औपचारिक ऋण क्षेत्र की। तो सबसे पहले मैं इस औपचारिक ऋण क्षेत्र में ये बताना चाहूँगा कि इसमें हम सम्मिलित किन किन निकायों को करते हैं, किन किन संस्थाओं को करते हैं। तो औपचारिक ऋण क्षेत्र में हम बैंकों को, जो भी बैंकें होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, जितनी बैंक से हैं भारत में, उनको, और उसके साथ साथ जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां, इनको हम सम्मिलित इसमें करते हैं, ठीक। यानी औपचारिक ऋण क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां होती हैं जो ऋण औपचारिक तरीके से ऋण प्राप्त करने का कार्य करती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में हम, आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज में रसूखदार लोग होते हैं या जो धनार्जन लोग होते हैं, उनको इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं साहूकार, बनिया, जमींदार, ठीक है। साहूकार, बनिया, जमींदार और बड़े किसान इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़ी जोतों के मालिक होते हैं। यानी बड़े किसान, वो भी कभी कभार ऋण प्राप्त कराने का कार्य कर रहे होते हैं। आदि, इसमें आदि हम इसमें लिख रहे हैं क्योंकि इनके अलावा और भी लोग हो सकते हैं। साहूकार, बनिया, जमींदार, बड़े किसान, ये अनौपचारिक क्षेत्र के लोग हैं और जो अनौपचारिक तरीके से ऋण प्राप्त कराने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों की हम अलग अलग से विशेषताएं पढ़ेंगे। औपचारिक ऋण क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती हैं और अनौपचारिक ऋण क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, जो कि अगला टॉपिक बनकर के आ रहा है। यानी हम बात करते हैं भारत में साख के स्रोत हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, इन दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताओं की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विशेषताएं ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे करके यह विशेषताएं, ठीक। तो मैंने एक बात की थी, और अनौपचारिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, बैंक को और सहकारी समितियों को सम्मिलित करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है इनकी पहली विशेषता ये है कि ये कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कराती है। मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा। ये जो बैंक है, सहकारी समितियां हैं, किसानों के जो मजदूर हैं, जो छोटे किसान हैं, जो भी ऋण प्राप्त करना चाहते हैं यानी कर्ज लेना चाहते हैं, उनको क्या है, वो कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करवाती हैं, चाहे बैंक हो चाहे वो सहकारी समितियां हो, ठीक है। दूसरी विशेषता ये होती है कि इन जो ये क्षेत्र के जो हमारे बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, इनको जो हमने ऋण आधार की बात की थी, समर्थन ऋण आधार की पहले बात की थी, वो इसमें 100% दिखाना होता है। यानी ऋण आधार की आवश्यकता जरूर होती है। ये आप समझ लीजिए, अगर आप बैंक से, किसी सहकारी समिति से ऋण लेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ आपको बदले में ज़मीनी कागजात हो सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की जो मशीनरी है उनके कागजात हो सकते हैं, या अन्य कोई जो कीमती वस्तु है उसके कागजात हो सकते हैं, मकान है जैसे, उनके कागजात आपको ऋण आधार के तौर पर रखने होते हैं,
ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ऋण आधार क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी क्या हुई इसमें, समर्थन ऋण आधार की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता क्या है, समर्थन ऋण आधार की अनिवार्यता लिखेंगे यहाँ पर, अनिवार्य होता है ना, अनिवार्य होता है। ठीक है, तीसरी बात कर सकते हैं जो अनौपचारिक ऋण क्षेत्र है, इसको जितने भी बैंक हैं, सहकारी समिति की बात करें, बैंकों की बात कर रहे हैं, तो इनको भारत की जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको नियंत्रित करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में रह करके ही ये जो बैंक हैं वो ऋण प्रदान कराने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ रिजर्व बैंक जो ऋण प्रदान हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी कार्य करती है। ठीक है, ये एक तरह से कुछ इसकी देखें तो हम ये अनौपचारिक ऋण क्षेत्र की थोड़ी सी विशेषताएं हुई। ठीक है, अब मैंने यहाँ बात की थी, इसमें जो अनौपचारिक ऋण क्षेत्र है इसमें एक RBI कार्य करता है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये काम करती है, ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसकी क्या क्या भूमिका होती है। अब अनौपचारिक क्षेत्र में यहाँ रिजर्व बैंक की भूमिका का टॉपिक बन जाता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, वो क्या कार्य करती है। तो सिंपल सी बात है, पहली बात रहेगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में करेंसी जारी करती है, नोट जारी करती है, यानी मुद्रा टंकन का कार्य कर, टंकन मतलब मुद्रा को छापने का कार्य करती है, उसी के पास अधिकार है। जब मुद्रा छाप सकता है तो वो फिर विभिन्न बैंकों को वो उसको वितरित भी करता है, और उसका पूरा लेन देन भी ये RBI हमारा रखता है, यानी किस को कितना ऋण दिया गया है इसकी जानकारी प्राप्त भी यही रखता है। यानी जो ऋण संबंधी या जो भी पैसे संबंधी यानी करेंसी संबंधी जितने भी व्यवस्थाएं हैं ये RBI संभाल करके रखता है। RBI बैंकों के माध्यम से उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरे है जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी यह सुनिश्चित करता है कि जो बैंक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि RBI बैंकों को पैसा दे रहा है, छाप कर बैंकों के पास चला है, तो RBI ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारे बैंक हैं ये किस प्रकार के लोगों को ऋण प्रदान करें, यानी व्यापारियों के साथ साथ बड़े लघु उद्योगों के साथ साथ ये सुनिश्चित करता है कि छोटे किसानों को, मजदूरों आदि को भी ये ऋण देने की सुविधा है, यह ऋण देने का ये प्रावधान ये निर्धारित करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि समय समय पर ये बैंकों से समय समय पर ऋण की जानकारी प्राप्त करता रहता है कि किसको किस ब्याज दर पर कितना ये जो ऋण है वो दिया गया है, इसकी जानकारी भी हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण भूमिका मैंने यहाँ पर बताई आपको, जो अनौपचारिक ऋण क्षेत्र में रिजर्व बैंक कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताओं की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपने बात की थी अनौपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित किसको करते हैं, तो आपको मैंने बता दिया था इसमें जमींदार रसूखदार लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग हो सकते हैं वो इसमें होते हैं, जैसे बनिया लाला वगैरह। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक सबसे पहले विशेषता इसकी होती है कि इसमें जो ऋण है, ऋण की जो ब्याज दर है वो अधिक हो सकती है, सिंपल सी बात है। एक तो विशेषता ये होती है, प्रैक्टिकली आप सोचिएगा। दूसरा है इसमें कोई समर्थन ऋण आधार की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं हो सकती, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई आवश्यक ऋण आधार ही हो। ठीक है, यानी करेंगे समर्थन ऋण आधार की अनिवार्यता इसमें नहीं होती है, यानी अनौपचारिक ऋण क्षेत्र में ऋण ब्याज की दर अधिक हो सकती है और समर्थन ऋण आधार की अनिवार्यता नहीं होती है। दूसरी विशेषता यह है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र में, आप जानते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की जो ब्याज दर है वो अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में कोई छोटा किसान या छोटा उद्यमी है ऋण लेकर के, या कोई आम आदमी है, अगर वो कोई अपना व्यवसाय करना चाहे, कोई उद्योग लगाना चाहिए, कोई अपना भी कार्य करना चाहे, तो वो इस क्षेत्र से, अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेकर के अपना कार्य शुरू करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ऋण है, जो उसके ऋण की जो ब्याज दर है वो बहुत ही अधिक होती है। उसके अधिक होने के कारण कभी कभी उसका जो
उद्योग है, अगर चलने भी लगता है तो ऋण की ब्याज दर होने से वो कभी कभी बंद भी हो जाता है। दूसरी विशेषता इसकी एक और है कि अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के बाद जो लोग ऋण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या ऋण प्राप्त कर लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्र से विभिन्न माध्यमों से, जैसे मैंने बात की बनिया हो चाहे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ हो, उनसे अगर ऋण प्राप्त करता है तो कभी कभी वो उनकी ब्याज की दर ऊंची होने के कारण उनके जाल में भी वो फंस जाता है। इस प्रकार उसको बहुत ही आर्थिक लाभ होता है और कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ विशेषताएं अनौपचारिक ऋण क्षेत्र की और हमारे औपचारिक ऋण क्षेत्र की। अब यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है ऋण को लेकर के ही, क्योंकि अभी हमने बात की अनौपचारिक क्षेत्र में और अनौपचारिक क्षेत्र में और औपचारिक क्षेत्र में दोनों ही अलग अलग विशेषताएं हैं और दोनों में आप देख रहे हैं एक में तो आपको बहुत ही कम ब्याज पर मिलेगा तो सही, लेकिन वहाँ कुछ आपको समर्थन ऋणाधार की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन लोगों के पास समर्थन ऋणाधार नहीं होता तो वो बेचारे किस प्रकार से अपना कार्य कर सकते हैं, यानी ये भी समस्या इसमें आती, नहीं कर पाएंगे, ऐसा मतलब नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋण ब्याज दर है वो अधिक होती है तो उसके डर की वजह से वो अपना कार्य नहीं कर पाते, जो उधार नहीं ले पाते। तो इसी के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन चल रहा है जो टॉपिक के रूप में उभर कर आता है, जिसको कहते हैं हम, ये भारत में चल रहा है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, इसका नाम आपने कभी कभार सुना भी होगा, अपने क्षेत्रों में सुना होगा। स्पेशली क्या है, ये गरीबों के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम ये भी कहें कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह, तो ये कहना ये कदापि अनुचित नहीं होगा। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह के बारे में हम जानते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि अनौपचारिक तरीके से या औपचारिक तरीके से ऋण प्राप्त करना दोनों ही परिस्थितियों में एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को बड़ी समस्या का सामना उसमें करना पड़ता है। उसको आसानी से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता, एक में हो भी जाता है तो उसको बहुत अधिक ऊंची ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त होता है, तो उसके डर की वजह से वो अपना कोई कार्य नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में एक समूह बनाया जाता है जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। होता क्या है, स्वयं सहायता समूह कुछ मध्यम या सामान्य परिवार के, सामान्य जो आर्थिक स्तर है और सामान्य आर्थिक स्तर वाले परिवारों के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। वो मिलकर के एक समूह बनाते हैं और अपनी कुछ दैनिक आय से कुछ आय को एकत्र करते हैं। मंथली हो सकता है, वो 15 दिन का हो सकता है, जिसको हम किस्त भी कह सकते हैं। यानी इस प्रकार से वो अपने मतलब सामान्य परिवार के सदस्य, सामान्य परिवारों के सदस्य मिलकर के एक समूह बनाते हैं और इस समूह के माध्यम से वो अपनी आय का कुछ प्रतिशत या कुछ भाग एकत्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और जो समूह बनता है, समूह के सभी आपसी सहमति के माध्यम से ही विभिन्न लोगों को वो ऋण प्राप्त कराया जा सकता है। उसी समूह के सदस्यों को जिनको आवश्यकता होती है या अन्य और सदस्यों को भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। और इस समूह के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ना तो ऊंची दर होती है और ना ही इसमें समर्थन ऋणाधार की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में, कर्नाटक की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें, तो उसमें इस प्रकार के समूह अभी चल रहे हैं जिसमें कुछ सदस्य मिलकर के अपना कुछ पैसा एकत्र करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक विशेषता और ये है, स्वयं सहायता समूह अगर काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा होता है और उसमें अच्छी इनकम हो रही होती है, तो बैंक के साथ टाई ऑफ करके, बैंक के साथ मिलकर के ये बैंक से अधिक मात्रा में भी ऋण प्राप्त इसके माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी बात, एक विशेषता ये होती है कि स्वयं सहायता समूह बैंकों के माध्यम से ही चलाया जाता है। और वर्तमान समय में भारत सरकार के विभिन्न प्रयोजनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वहाँ कुछ लोग अपने जो आय का स्तर है, जो अपने विकास का स्तर है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है, कि कुछ लोगों का समूह होता है। ठीक है, तो ऐसा करने से कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है और जाल में भी नहीं फंस पाता और स्वयं का पैसा होता है, स्वयं के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वयं सहायता समूह होता है। अब इसकी कुछ विशेषता हम बात करते हैं महिलाओं के संदर्भ में। अब यहाँ अगला टॉपिक बनता है
टॉपिक है महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक सहयोगी संस्था। तो हालांकि मैंने अभी बताया था कि स्वयं सहायता समूह सामान्य परिवार के लोग चलाते हैं, लेकिन एक समूह और है, स्वयं सहायता समूह का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है जिसमें महिलाएं स्पेशली उसमें प्रतिभागी होती हैं, महिलाएं उसमें प्रतिभाग करती हैं, उसके सारे क्रियान्वयन महिलाओं के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार के समूह को जो महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है स्वयं सहायता समूह, तो इस प्रकार के समूह को बैंकों के या ब्लॉक स्तर पर या भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रयोजन चल रहे हैं उनके माध्यम से अतिरिक्त सुविधाएं इसको मिलती है। अब इसकी करते हैं विशेषता की बात। तो विशेषता क्या होती है? देखिए, इस स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए सहयोग संस्था किस प्रकार से होती है। देखिए, एक तो होता है कि जो महिलाएं होती हैं, इसकी विशेषता सबसे पहली होती है कि महिलाएं क्या होती हैं, आत्मनिर्भर बन जाती हैं। महिलाएं इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनती हैं, यानी कि अपनी आय का जो भी वो कमाती हैं, मजदूरी करती हैं, दैनिक मजदूरी करती हैं, उसका कुछ अंश वो इस समूह में डोनेट करती है, डोनेट नहीं करते, इकट्ठा करती है। डोनेट करना नहीं कहेंगे इसको, इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा करती हैं। तो उससे क्या होता है, उनके इस समूह के माध्यम से उनको एक आत्मनिर्भरता मिलती है, क्योंकि वो कुछ पैसा उसके माध्यम से बचा रही होती हैं। दूसरी इसमें किस प्रकार से बात करेंगे, इसके माध्यम से महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्योग, जो लघु उद्योग हैं या घर कुटीर उद्योग बात कहेंगे, कुटीर उद्योग चला रही हैं या चला सकती हैं, या विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य जैसे पशुपालन या कृषि के अन्य कार्य भी इसके माध्यम से वो कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस समूह में काफ़ी जमा होता है, यानी पैसा जमा होता है, तो उससे ऋण ले करके कम ब्याज की दर पर महिलाएं अपना पशुपालन कार्य भी आसानी से कर रही हैं या कर सकती हैं। इसकी विशेषता ये होती है। दूसरी होती है महिलाओं के आत्मनिर्भरता हो गई महिलाओं की। दूसरी हमने बात की, अब अन्य व्यवसाय में मदद कर सकता है, विशेषता इसकी होती है। तीसरी हम बात कर सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह जो है ये महिलाओं को के अंदर की जो झिझक है वो दूर करता है, उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए, जो मैंने पहले बात की थी, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। दूसरी बात यह है कि जब इस समूह की रेगुलर बैठकें होती हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था कि समूह चलता है तो समूह है तो उसमें बैठकें होती हैं, वीकली बैठकें रख सकते हैं, जो समूह के सदस्य निर्धारित करते हैं आपसी सहमति के माध्यम से, और 1 महीने में 1 बैठक अवश्य निर्धारित की जाती है। तो समूह किसी प्रकार का हो, चाहे महिलाओं का हो चाहे वो आदमियों का हो, उसमें एक बैठकें चलती हैं। तो महिलाओं के लिए क्या इसमें स्पेशल रहता है कि महिलाएं क्या करती हैं, इस बैठक के माध्यम से, इस समूह में जो हो रही बैठकें उनके माध्यम से आपसी जो घरेलू क्लेश हैं या पोषण संबंधी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जो भी महिलाओं की आपसी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपस में शेयर करके वहाँ पर बैठक में बैठने के माध्यम से बैठक में शेयर करके एक दूसरे का उसका निस्तारण भी आसानी से कर लेती हैं, जिससे उनके अंदर एक जागरूकता भी पैदा होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो महिलाओं को सशक्त करता है, महिलाओं को सशक्त करने का भी एक मंच प्रदान करता है ये हमारा स्वयं सहायता समूह। अब जरूरी नहीं है कि इसको केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि की या गरीब सामान्य पृष्ठभूमि की महिलाएं इसको चलाएं, किसी भी स्तर की महिलाएं, किसी भी स्तर के लोग इसको चला सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारा स्वयं सहायता समूह, और इसके साथ जो हमारा है ये चैप्टर लगभग पूरा हुआ है। इसके बारे में आप दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब मैं क्योंकि चैप्टर समाप्त हो गया तो आप जानते हैं अब कुछ क्वेश्चन हमको करने भी होते हैं, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन करूँगा इन शॉर्ट, जल्दी, और 2 मिनट के लिए वीडियो को ब्रेक भी दूंगा जिससे क्वेश्चन आपके सामने एकदम से ही नज़र आ जाए। ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तेलुगु टाइप, इनको आपको लिखना है। हालांकि जब चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाता है तो पूरा चैप्टर आपके माइंड में चलता रहता है, कोई भी क्वेश्चन अगर पुट अप कर दिया है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा है। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या सम्मिलित है? भारत की करेंसी या नोट कौन जारी करता है? प्रश्न नंबर 3 है, ऋण के औपचारिक क्षेत्र में कौन शामिल है? मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है? इसी प्रकार साख का क्या अर्थ है? इसी प्रकार है अगला लास्ट क्वेश्चन है,
वस्तु विनिमय क्या है। तो इनके बारे में आई होप आपको याद भी होगा। मुद्रा के आदिम रूप में हम क्या करते हैं, नोट को या सिक्कों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ छूट रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 7 रहेगा। मैं बोल दे रहा हूँ, मुद्रा के प्राचीन रूप में क्या शामिल था। मुद्रा के प्राचीन रूप में क्या शामिल था। तो जो हम बात कर रहे थे, मुद्रा के प्राचीन रूप में सिक्के सोने चांदी या धातु के सिक्के सम्मिलित है, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डबल 3 रहेंगे, तो उनके आंसर आपको करने हैं जल्दी से। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा, वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयां हैं, यानी जब वस्तु विनिमय करते हैं तो कौन कौन समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बात भी की थी, जिस प्रकार से कि उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, दो पक्षों को ढूंढने में बड़ी समस्या आती है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय के गुण क्या हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है, आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, स्वयं सहायता समूह क्या है। प्रश्न नंबर 4 रहेगा आपका, भारत में साख के औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और लास्ट प्रश्न आपका रहेगा, देख लीजिए, चौथा प्रश्न मैंने बोला है, भारत में साख और साख के ये हम ऋण प्राप्त करते हैं, उसके अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र के वर्णन करना है आपको। और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं। स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जो भी है 5-6 आपको समझ में आई है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज हमारा इन क्वेश्चनों के साथ चैप्टर पूरा हो चुका है, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ में या फिर नए उपविषय के साथ में। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स जरूर करें, जिससे हम आपके आंसर दे सकें, या अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन के आंसर बता सकें जो आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।